हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पर हम लोग 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए काफी यूजफुल एंड काफी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखना है। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com को। यहाँ पर आपको सारी जो लेटेस्ट ई बुक है, पीडीएफ है, वो अवेलेबल हो जाएगी। एंड लास्ट मंथ का यानी कि अक्टूबर मंथ का पूरा कंपाइलेशन भी यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपको टॉप 550 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर इसको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, और उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वीं चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने। भारत का 94वां रामसर स्थल ये बना है बिहार का गोगा भील झील। इसके अलावा आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब ये जीता है भारत ने, और इसमें किसको हार मिली है? दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता रहा है। मेजबान देश की बात करें तो भारत और श्रीलंका, इन दोनों के मतलब इन दोनों जगह पर ये पूरा टूर्नामेंट हुआ था। और संस्करण की अगर हम बात करें तो इस बार इसका 13वां संस्करण था। ठीक है, फिर बात करें भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी कि एसडीआर, तो ये किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। फिर बात करें कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। क्लैंप पोर्टल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, जो हो जाएगी कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ ये भारत के किस राज्य में देखी गई है? तो ये देखी गई है कर्नाटका में। फिर टाइम्स पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो यहाँ पे शामिल हुए हैं सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद, नव प्रवर्तक और जलवायु कार्यकर्ता है। फिर बात करें भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं इलम पार्थी ए आर, और यही बने हैं भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। फिर बात करें नवंबर 2025 में यूएई में भारत का नया राजदूत ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड्स और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन ने भारत में एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है हैदराबाद तेलंगाना, लेकिन स्पेसिफिक जगह की बात करें तो ये आदिबतला में हुआ है। फिर बात करें किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी कि ग्रीन सेस लगाने की घोषणा करी है? तो इसकी घोषणा करी है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। फिर है भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ में 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है किसने? दैट इज अमेरिका ने। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में ये 10 वर्षीय एक ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, और अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव ये किसने जीता है? तो बात करें तंजानिया की प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है सामिया सुलू हसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राष्ट्रपति है तंजानिया की अपॉइंट हुई है कौन? सामिया सुलू हसन। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि 2025 के तंजानिया राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 98% की वोट पाकर साफ बहुमत से सामिया सुलू हसन ने यहाँ पर जीत हासिल करी है। और सामिया सुलू हसन ने 2021 में अपने पूर्ववर्ती जॉन मुगुफुली की मृत्यु के बाद में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी थी। इसके अलावा बात करें तंजानिया की, तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने के लिए मिलेगा। राजधानी है इसकी डोडोमा, मुद्रा है यहाँ पे तंजानिया शिलिंग, एंड प्रधानमंत्री है कासिम मजालिवा। अब ये है प्रधानमंत्री, एंड राष्ट्रपति कौन है? तो ये बन जाएंगी सामिया सुलू हसन। ठीक है,
इसके अलावा कुछ रीसेंट अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने थे लॉरेंस वॉग। जर्मनी के नए चांसलर ये बने थे फ्रेडरिक मर्ज। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने थे मार्क कार्नी। त्रिनाद और टबैगो के नए प्रधानमंत्री तो ये बने थे कमला प्रसाद बिसेसर। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ड्यूरो मैकुट। गैबोन देश के राष्ट्रपति तो ये बने थे ब्राइस ओलिगुई न्यूगुमा। एक्वाडोर के राष्ट्रपति बने थे डैनियल नोबोआ। मतलब एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी इसके नए अध्यक्ष तो ये है मोहसिन नकवी। बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष तो ये बने थे खुनयिंग पटामा लिस्वात्रिकुल। एक्सियोम स्पेस के नए सीईओ तो ये बने हैं तेजपाल भाटिया। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे शामिल किया था तो ये थे परमेश्वरन अय्यर। और यमन के प्रधानमंत्री तो ये बने थे सलीम सालेह बिन ब्रिक। ठीक है, तो ये आपकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थी जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, किस देश ने सेंजो 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ में 4 लैब चूहों, 2 नर और 2 मादा को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए भेजा है? यानी कि किस कंट्री ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है, मतलब ये पूरे मिशन को भेजा है बेसिकली। तो ये भेजा है किसने? दैट इज चाइना ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। चीन ने सैंजियो 21 मिशन को यहाँ पे भेजा जिसमें कि सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है और साथ ही में 4 चूहे भी हैं जिसमें 2 यहाँ पे नर हैं एंड 2 यहाँ पे मादा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सेंजो 21 मिशन का प्रक्षेपण चीन के जुओकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च टू एफ रॉकेट के माध्यम से किया गया है। यह केंद्र उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है और इस 6 महीने की मिशन अवधि के लिए चयनित 3 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो एक है जांग लो जो कि मिशन कमांडर है। इसके अलावा वो फेई की बात करें तो फ्लाइट इंजीनियर है जो कि 32 वर्ष के हैं और चीन के इतिहास के अब तक के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री हैं। फिर बात करें जहांग होंगजोंग की तो ये पेलोड विशेषज्ञ हैं। और ये पूरे मिशन की बात करें कि ये सैंजो मिशन ये है क्या, तो देखिए, ये मिशन के तहत में पहली बार चीन ने अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए 4 लैब चूहों जिसमें कि 2 नर हैं यानी कि 2 मेल है एंड 2 फीमेल है उनको भेजा है। और इसका उद्देश्य, इन प्रयोगों का उद्देश्य है माइक्रोग्रेविटी यानी कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में स्तनधारी जीवों के शरीर क्रियाओं और प्रजनन पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन करना। तो आजकल एग्जाम में ये भी पूछता है कि अगर कोई मिशन भेजा है तो उसका पर्पस क्या है, तो याद रखना है आपको, इसका पर्पस है माइक्रोग्रेविटी वातावरण में स्तनधारी जीवों को उनके शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, प्रजनन है, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी दैट इज खान पान की नगरी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये अभी यूनेस्को ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है किसको? उत्तर प्रदेश की राजधानी दैट इज लखनऊ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। इससे पहले इसी कैटेगरी में यानी कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुई थी कौन सी शहर? दैट इज हैदराबाद। और ये यहाँ पे दूसरा शहर है लखनऊ जिसको कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो लखनऊ हैदराबाद के बाद में भारत का दूसरा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बन गया है और यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान में की गई है। अगर हम बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में तो इसका स्थापना वर्ष है 2004। इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना जो संस्कृति, रचनात्मकता और नवाचार को सतत शहरी विकास की रणनीति के रूप में अपनाते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें आते हैं संगीत, फिल्म, साहित्य, डिजाइन, खान पान जिसको गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसके अलावा हस्तकला और लोक कला एंड साथ में मीडिया आर्ट्स इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो शहर यहाँ पे ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं तो इसमें आप देखिएगा, जयपुर को शामिल किया गया था 2015 में हस्तकला और लोक कला के क्षेत्र में, वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में 2015 में, फिर 17 में हुआ था संगीत के क्षेत्र में चेन्नई को, फिर 19 में 2 सिटी हुए थे, एक तो था मुंबई जो कि फिल्म के कैटेगरी में था एंड हैदराबाद को खान पान की कैटेगरी में शामिल किया गया था। इसके अलावा 21 यानी कि 2021 में जो श्रीनगर है उसको हस्तकला और लोक कला के क्षेत्र में,
अभी 2023 में जो ग्वालियर है उसको संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया था, और अभी 2025 में जो लखनऊ है उसको खान पान के क्षेत्र में यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 की, तो ये यहाँ पर मना है 3 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। यह दिवस यूनेस्को के द्वारा स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व की महत्ता और संरक्षण को प्रमुखता देने के लिए मनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये वो क्षेत्र होते हैं जिनमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा संतुलित तरीके से की जाती है। और 2025 में इसकी थीम की बात अगर हम करें तो इसकी थीम हो जाएगी लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, यानी कि शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। तो आप लोगों ने जो थीम है ना वो दोनों लैंग्वेज में ध्यान रखनी है, कई बार डायरेक्टली वो एग्जाम में इंग्लिश में ही लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर, एंड डे कब मनाते हैं? 3 नवंबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो अभी जो ये फीडे शतरंज विश्व कप हो रहा है गोवा में, तो इसी का ही नाम यहाँ पर चेंज होके हो चुका है क्या? दैट इज विश्वनाथन आनंद कप। तो ये जो शतरंज खिलाड़ी हैं दैट इज विश्वनाथन आनंद, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का जो नाम है भारत के महान शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन यानी कि विश्वनाथन आनंद के नाम पे रखा गया है, और अब इस ट्रॉफी को आधिकारिक रूप से विश्वनाथन आनंद कप के नाम से जाना जाएगा। अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट यानी कि विश्व कप की बात करें, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की, तो इसका आयोजन स्थल है गोवा भारत में, एंड ये 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था एंड 27 नवंबर तक ये चलने वाला है, और इसमें पुरस्कार राशि होगी 20 लाख अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे प्रवेयर डायनामिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम होगा यहाँ पे वीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल है, यानी कि ई टैट, और इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है प्राविक डायनामिक्स ने। ठीक है, या फिर प्रवेग डायनामिक्स आप कह सकते हो, और इसका नाम यहाँ पे रखा गया है वीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो प्रवेग डायनामिक्स ने वीर नामक एक इलेक्ट्रिक्स ऑल टेरेन व्हीकल पेश किया है जिसे भारतीय सेना ने टेस्ट किया है। यह दुनिया का पहला परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक व्हीकल है जिसे सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम प्रदान करते हैं, और यह लगभग 408 हॉर्स पावर और 620 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर उत्पन्न करती है। इसमें जो नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल ये एक ऐसा ऑफ रोड व्हीकल है जो बिजली से चलता है और विभिन्न प्रकार की जमीनों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इसी का नाम यहाँ पे क्या रखा है? दैट इज वीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीते हैं? तो यहाँ पर जीते हैं भारतीय दल ने कुल 48 पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये भारतीय युवा खेल 2025 था जिसमें भारत ने जीते 48 मेडल। कहाँ पर हो रहा था? मनामा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि मनामा के बहरीन में, और ये 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर तक ये चला था 2025 में। और संस्करण की बात करें तो ये इसका तीसरा संस्करण था। भारत ने कुल मिला के 48 पदक यहाँ पर जीते, और इसी के साथ में ये छठे पायदान पर रहा है। भारत ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीते हैं। और अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज की पूरे मेडल टैली में, तो फर्स्ट पर आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसने कुल मिला के 147 पदक यहाँ पर जीते हैं। फिर आता है उज्बेकिस्तान जिसने 81 पदक यहाँ पर जीते हैं, लेकिन इसके गोल्ड ज्यादा है। ठीक है, 37 गोल्ड हैं। और फिर आता है कजाकिस्तान जिसने कुल मिला के 93 मेडल यहाँ पर जीते हैं, क्योंकि इसने 24 गोल्ड जीते हैं तो इसलिए थर्ड नंबर पर आता है। इसने गोल्ड ज्यादा जीते हैं तो ये
सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। एंड भारत की बात करते हैं कुल मिला के 48 पदक के साथ में यहाँ पर छठे पायदान पर है, ठीक है। एंड वापस से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हुआ था कहाँ पे, मनामा बहरीन में, यानी कि बहरीन के मनामा में ये हुआ था। तिथि ध्यान रखनी है और संस्करण आपको ध्यान रखना है, दैट इज थर्ड एडिशन, राइट। फिर किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति यानी कि एसेट के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पे जो मान्यता दी है वो दी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति यानी कि एसेट के रूप में मान्यता यहाँ पर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो रितु कुमारी बनाम जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड्स और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने यह फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी भारतीय कानून के तहत संपत्ति मानी जाएगी। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी को खरीदा, बेचा और सुरक्षित रखा और ट्रस्ट में रखा जा सकता है। यह आदेश वजीर एक्स प्लेटफॉर्म पर एक निवेशक की क्रिप्टो करेंसी विवाद से जुड़ा था, जिसमें साइबर हमले के बाद में उनकी डिजिटल संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की, तो ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 247 ए के तहत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, नवंबर 2025 में 2 दशक लंबे करियर के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा करी है। वो किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है यहाँ पे टेनिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो रोहन बोपन्ना अब रिटायरमेंट ये लेंगे एंड ये टेनिस से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 2 दशक से अधिक के अपने शानदार करियर के बाद में संन्यास ले लिया है। वो कर्नाटक के कुर्ग से संबंधित है और 45 साल के रोहन बोपन्ना ने 43 की उम्र में टेनिस रैंकिंग में पहले नंबर पर ये पहुंचे थे। मतलब लास्ट 2 साल पहली बात है, जब ये अपने करियर में मतलब टेनिस रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है। एंड इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, 2017 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल एंड 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल, ठीक है। एंड एटीपी युगल रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, रोहन बोपन्ना बिलोंग करते हैं कर्नाटका से और इनका खेल है यहाँ पे टेनिस। रीसेंट रिटायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, भारत से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा T20 से भी इन्होंने संन्यास यहाँ पर ले लिया। केन विलियमसन न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। निकोलस पूरन क्रिकेट से वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। अदिति चौहान फुटबॉल से बिलोंग करती है एंड भारत से ही है। निकोलस माहुत की बात करें तो टेनिस से बिलोंग करते हैं और फ्रांस के हैं, ठीक है। एंड जॉन सीना दिसंबर 2025 में संन्यास ले लेंगे एंड ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। रेसलिंग इनका यहाँ पे स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ ये कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये शुभारंभ हुआ है केरल, कोची, यानी कि कोची केरल में। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना कहाँ पे? कोची केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन। उन्होंने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के गृह गणना चरण का शुभारंभ कोच्चि स्थित ICAR केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में किया है। जनगणना अवधि की बात करें तो यह गणना चरण 3 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक 45 दिनों के लिए चलेगा। इसमें नोडल एजेंसी यहाँ पर होगी ICAR, यानी कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान इस जनगणना को यहाँ पे लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। और इसका महत्व है यहाँ पे कि ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है, जो पेपरलेस और भू संदर्भित यानी कि जियो रेफरेंस यहाँ पर होगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको कोच्चि केरल का नाम। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, इसका कार्यभार यहाँ पे किसने संभाला है? तो ये संभाला है विश्वजीत सहाय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो विश्वजीत सहाय ने यहाँ पे रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाल लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये 1990 बैच के एक भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए हैं। यह अभियान कब शुरू हुआ था?
तो ये अभियान शुरू हुआ था 17 सितंबर 2025 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाम क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 17 सितंबर 2025 को ये शुरू हुआ था, जिसमें कि 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम इस अभियान की बात करें तो ये अभियान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके 75वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत होती है 17 सितंबर 2025 को, समापन होता है 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती तक। ठीक है, मुख्य उद्देश्य है इसका महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक सेवाओं को मजबूत करना। और जो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बने हैं उसमें क्या है, एक माह में स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण, जिसमें लगभग अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3,21,49,711 पंजीकरण यहाँ पे हुए हैं। एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण, जिसमें कि 9,94,349 लोगों ने यहाँ पे पंजीकृत किया है अपने आप को। एक सप्ताह में राज्य स्तर पर ऑनलाइन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतों वाइटल साइन की स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण, जिसमें कि 1,25,406 लोगों ने यहाँ पे पंजीकरण किया है। तो ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे बने हैं और ये अभियान 17 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। टोटल हमने 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे किया है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 ये कब मना है और उसकी थीम क्या है, ये दोनों ही आपने बताना है। इसके अलावा फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर ये किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, ये आपने बताना है। ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एंड थर्ड वन इज नवंबर 2025 में 2 दशक लंबे करियर के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा करी है, वो किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल से है ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। एंड कौन से स्टेट से बिलोंग करता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।